विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कर रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब डिटेल कर रहे हैं। इस समय बंगाल में, किस समय? उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। यानी जब हम बंगाल वर्ड यूज कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, तो बिहार भी उसी में है, बंगाल में उड़ीसा भी उसी में है, आपका बांग्लादेश भी उसी में है। ठीक है, समूचा बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार सब किस में है? बंगाल प्रांत में। इतना क्लियर हो गया। यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कभी कभी सिर्फ इतने में नंबर मिल जाता कि मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? आंसर बंगाल था। क्यों था? क्यों भाई, इतनी सारी नदियां, गंगा वहां से जा रही, इतनी सारी ऊपर से नेपाल से नदियां, बिल्कुल फर्टाइल लैंड, बड़ा अच्छा कैसा उपजाऊ भूमि, साथ में क्या माइनिंग, हर तरह की चीजें क्या है धरती के क्या पठारों से निकल रही है ना। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां। मैंने आपको बताया था दक्षिण का टोडरमल बोलते हैं किसको? मुर्शीद कुली खां को। एक क्वेश्चन ये बनता है, मुर्शीद कुली खां दक्षिण का टोडरमल। टोडरमल वैसे अकबर के समय में था, जिसने आईने दहसाला चलाई थी। दह मतलब 10, तो आईने दहसाला। तो ऐसे ही दक्षिण का टोडरमल मुर्शीद कुली खां। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक भी कौन? मुर्शीद कुली खां। तथा उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना संपन्न हो गया था कि उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। जहां संपन्नता आती है वो अपने आप ही जगह क्या बन जाती है? स्वर्ग बन जाती है। जहां दरिद्रता आती है वहां अपने आप ही क्या जगह क्या बन जाती है? नर्क बन जाती है ना। डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली, जिनमें हुगली सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था। कौन सा भाई? हुगली सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था बंगाल में। 1705 में जब बंगाल की जनसंख्या 15,000 थी, वही 1750 में यह जनसंख्या बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई। कितनी? 1 लाख के करीब हो गई। ढाका और मुर्शिदाबाद दो घनी आबादी वाले जिले थे। कौन से? क्योंकि राजधानियां रही ढाका, मुर्शिदाबाद। ढाका भी राजधानी, मुर्शिदाबाद भी राजधानी है ना, रही हैं, तो डेंस बसेंगे। जो राजधानियां होंगी वो क्या होंगी? 1633 ईस्वी से 1663 के बीच में बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन के अधीन फैक्ट्रियों और कारखाने स्थापित करने के लिए तथा शांतिपूर्ण व्यापार करने के लक्ष्य का कार्य किया था। लेकिन 1651 में शाह सुजा की अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित करके तत्कालीन बंगाल के प्रमुख निर्यात परक जीन्स, सोरा, रेशम और चीनी का व्यापार प्रारंभ कर दिया। अभी व्यापारी कर रहे थे 1651 तक, जींस, सोरा, रेशम, चीनी आदि का व्यापार क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। 1658 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने कंपनी के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु के बाद शाइस्ता खान ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः बहाल कर दिया। मैंने कहा देखो, जो अधिकार मिले ना वो शाह सुजा से पढ़ने हैं आपने। पहले शाह सुजा ने दिए, व्यापार में बड़ी क्या मिली इन्हें? सहूलियतें मिली। फिर क्या हुआ? मीर जुमला ने कंपनी के व्यापार को क्या किया? प्रतिबंधित किया, लेकिन मीर जुमला फिर बाद में मर गया। फिर दोबारा क्या हुआ? शाइस्ता खान ने उसके व्यापारिक अधिकारों को क्या कर दिया? लौटा दिया। 1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों अथवा दस्तंदाजों, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंटरलोपर्स कौन थे? क्या इंटरलोपर्स कौन थे? आपने बोलना है अनधिकृत अंग्रेज व्यापारी। क्या बोलना है? अनधिकृत व्यापारी या अनधिकृत अंग्रेज व्यापारी, इन्हीं को बोलते थे दस्तंदाजों का बोलबाला था। 1670 से 1700, 1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों अथवा दस्तंदाजों का बोलबाला था। ये स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। इन व्यापारियों की गतिविधियां ही कालांतर में अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बनी। आपने बोलना अंग्रेजों और मुगलों के बीच में संघर्ष का कारण क्या था? आंसर इंटरलोपर्स या दस्तंदारों या अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों का क्या? स्वतंत्र और कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करना। यह कारण बना किसके? मुगलों और अंग्रेजों के बीच में
क्या संघर्ष का कारण। अगला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पूर्व अलीवर्दी खां ही एकमात्र बंगाल का नवाब था जिसने कंपनी यानी अंग्रेज एवं फ्रेंच की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ीकरण का विरोध किया। क्या किया? किले को सुदृढ़ करना मतलब युद्ध की तैयारी माना जाता था। क्या माना जाता था? आप किला सुदृढ़ कर रहे हो, इसका मतलब कल को आप क्या करोगे? आक्रमण करोगे, उसके बाद किले के अंदर छिप जाओगे, इसलिए किले को सुदृढ़ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसने कहा? अलीवर्दी खान ने कहा, बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान ने कहा। ना तो फ्रेंच और ना ही अंग्रेज। अंग्रेज रहते थे कलकत्ता में, फ्रेंच रहते थे चंद्रनगर में। चंद्रनगर बंगाल में पड़ता था, ठीक है। उसने कहा दोनों लोग अपने किले की किलेबंदी नहीं करेंगे, उनको सुदृढ़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। सिराजुद्दौला आया साहब 1756 से 1757। सिराजुद्दौला जवान लड़का था। अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती कौन? सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। सिराज के बारे में जीन लॉ ने कहा है कि वह न केवल विभिन्न प्रकार के व्यभिचारों के लिए अपितु अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात था। किसके लिए? क्रूरता के लिए भी कुख्यात था। हर कोई सिराजुद्दौला के नाम से कांपता था। किसने लिखा है ये? अब देखो, अंग्रेज पूरी चीज साफ सही सही लिखें ये भी जरूरी नहीं है, पर इसने लिखा है ऐसा। जीन लॉ, जीन लॉ कहता है कि बड़ा क्रूर था, हर कोई सिराजुद्दौला के नाम से कांपता था। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख कौन थे? पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। कौन था भाई? शौकत जंग चचेरा भाई था किसका? सिराजुद्दौला का। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। सिराज की मौसी थी भाई घसीटी बेगम, ये भी विरोधी थी। कौन थी? घसीटी बेगम। और कौन था उसका सेनापति? मीर जाफर, अलीवर्दी खां का दामाद। सेनापति कौन? तो 3 तो याद करने ही है आपने, जो वैसे तो और भी पढ़ेंगे अभी आप। बंगाल के धनाढ्यों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। 1757 प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी एक झड़प थी, युद्ध नहीं था। क्या था? सौदा था। प्लासी क्या था? एक सौदा था। पहले से पता था कि सिराजुद्दौला ने मरना है, इसमें क्या होना है? हारना है या मरना है। तो 3 नाम तो याद रखना भाई। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग चचेरा भाई, उसकी मौसी किसकी? सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, और सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर जो कि अलीवर्दी खां का दामाद है। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। जबकि मौसी है मासी, माँ जैसी मासी भी क्या है? विरोधी हो रही है किसकी? सिराजुद्दौला की। तो बंदी बनाना पड़ा मासी को, ठीक है। सेनापति मीर जाफर को हटा दिया इसने। किसको? अलीवर्दी खां का दामाद जो था मीर जाफर, उसको सेनापति के पद से हटा दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और उसकी जगह पे मीर मदान को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? मीर मदान को नियुक्त किया। मोहनलाल नामक एक कश्मीरी युवक को सिराजुद्दौला ने इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा। कौन? ये सब क्वेश्चन बने हुए। मोहनलाल नाम लग रहा होगा कि छोटा मोटा है, लेकिन क्वेश्चन बने यूपी में। मोहनलाल कहाँ का था? कश्मीर का था। इसको प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा, इतना ताकतवर हो गया है। 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। किसके? पूर्णिया का नवाब शौकत जंग जो कि चचेरा भाई था किसका? सिराजुद्दौला। चलो जी, प्रस्थान किया। फिर क्या हुआ? इसी समय सिराजुद्दौला को मुगल शासक से एक फरमान मिला जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया। ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर का सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया। चलो जी, फिर क्या किया? सिराज का अंग्रेजों से साथ कड़वाहट भरा था, जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें प्रमुख इस प्रकार थे। नंबर 1, सिराज अंग्रेजों से क्यों चिढ़ता था या अंग्रेज सिराज से क्यों चिढ़ते थे? नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना। अंग्रेज क्या करते थे? षड्यंत्र रचते रहते थे नित नए। इसकी नवाबी को क्या नहीं करते थे? मानते नहीं थे ये लोग। सत्ता की अवहेलना करते थे, क्योंकि ताकतवर हो गए थे। कौन? अंग्रेज, ठीक है। नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान एवं उपहार कंपनी द्वारा न देना। क्या ना देना भाई? नवाब जो होते हैं उनको उपहार दिए जाते हैं ना, खुश रहते हैं नवाब। नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान और उपहार कंपनी द्वारा न दिया जाना। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में काम कर रही, उपहार नहीं देगी, गिफ्ट नहीं देगी। बिना गिफ्ट के तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, आजकल भी होता है कि, है ना। बट गिफ्ट पर टिके हुए जो संबंध होते हैं वो बहुत लंबे नहीं चलते हैं, वो तभी तक चलते हैं जब तक गिफ्ट मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है। तीसरा,
नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। नवाब ने कहा मैं कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाहता हूं, अंग्रेजों ने मना कर दिया, नहीं जी आप नहीं आ सकते। यार बंगाल के नवाब को मना कर रहे हो, कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करेगा है। चौथा, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी को सुदृढ़ करना। नवाब इससे पहले भी बोल रखा था कि भाई किलेबंदी नहीं करोगे आप, फिर भी इन्होंने क्या फोर्ट विलियम की क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। पांचवा, फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त व्यापार का विशेष अधिकार दस्तक फ्री पास का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार में दुरुपयोग। यार फर्रुखसियर ने सुनहरा फरमान दिया था 1717 में, दस्तक दिया था, फ्री पास बोलते थे उसको, मतलब कहीं पर चुंगी नहीं देनी पड़ती थी वो दिखाकर, उसका क्या कर रहे थे, निजी व्यापार में दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज। ये सब कारण जो थे उसकी वजह से सिराजुद्दौला चिढ़ा हुआ था किससे, अंग्रेजों से। लड़का था, जवान था, इसका मतलब थोड़े, लेकिन था तो नवाब ना, नवाब को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। आपके भाई बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम चला रही है कलकत्ता में। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच होने वाले संघर्ष के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे अगर पूछता है तो नंबर 1 दस्तक, वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट या परिपत्र था, दस्तक समझे हो। पास, कहीं पर भी चुंगी नहीं देनी है। तो क्या होता था कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। कौन करता था, फर्रुखसियर ने सुनहरा फरमान दे दिया 1717 में। दस्तक कौन जारी कर रहा है, कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट। कौन कर रहा है, कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट। दस्तक से कंपनी के कर्मचारी दो तरह से लाभ कमा रहे हैं। एक तो अपना सामान फ्री में क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं, साथ में अपने दूसरे जो दोस्त व्यापारी है उनका भी सामान क्या कर रहे हैं, फ्री में। यार ऐसे में गड़बड़ नहीं होगा, राज्य को चुंगी मिलेगी नहीं, समझ में आ रहा है। तो दस्तक से कंपनी के कर्मचारी दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तरफ तो वे दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी ओर वे दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी पैसा कमाते थे। भाई 4 दिन आपका सामान नहीं जा रहा, आपने किसी भारतीय को दे दिया, व्यापारी को, आपने कहा ये यूज करना, फ्री में जाना इधर उधर, कोई चुंगी देने की जरूरत नहीं है। तो नुकसान हो रहा था राज्य को। प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक के दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन बनेगा दस्तक की सुविधा को किसके समय समाप्त किया गया, आंसर कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट मतलब कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। जब भी कॉर्नवालिस नाम आएगा तो स्थायी बंदोबस्त भी याद रखना है। लेकिन ये अलग क्वेश्चन है कि दस्तक का प्रयोग किसके समय बंद किया गया, आंसर दस्तक की सुविधा को कब समाप्त किया गया, आंसर कॉर्नवालिस के समय। कब, सिराज, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सिराज ने समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण करने का आदेश देकर उस पर कब्जा कर लिया। उस पर कब्जा कर लिया। नई कौन सी है, ये नई होगी, नई वाली सही, नई वाली सही मानी जाती है वैसे। चलो, दस्तक से कंपनी के प्लस सिराज ने समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण करने का आदेश देकर उस पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार पर कब्जा हो गया। कलकत्ता पर अधिकार, 15 जून 1756 कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। इसको हाईलाइट कर दीजिए भाई। कलकत्ता का गवर्नर कौन था, ड्रेक। कलकत्ता का गवर्नर कौन था, ड्रेक था। फुल्टा द्वीप पहले भी पढ़ा आपने, एक ज्वारग्रस्त द्वीप था फुल्टा द्वीप। ज्वारग्रस्त मतलब ज्वार भाटा आता था, वो द्वीप कई बार क्या डूब भी जाता था पानी में, वृहत ज्वार आ गया तो उस द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हॉलवेल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना को प्रचारित करने वाला जो आदमी था, दुष्प्रचारित करने वाला, वो हॉलवेल था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, 2-3 क्वेश्चन पूछे। एक तो कलकत्ता का गवर्नर कौन था, ड्रेक था। कौन था, उसको फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी, ज्वारग्रस्त द्वीप। दूसरा,
हॉलवेल को अपने सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ, 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए। अब यहां पर देखना कितने कैदी हैं, 446 कैदी, 446 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 21 जून को प्रातः काल तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे हुए थे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी शामिल था। ये झूठ बोला है इसने, किसने, हॉलवेल ने। आधुनिक खोजों से पूरा पूरा कंफर्म हो चुका है कि जिस जो साइज है उस कमरे का, अगर उसमें इनका कीमा बनाकर भी डालते, इतने लोग नहीं आ सकते थे। कितने भाई, जिंदा आदमी तो आ ही नहीं सकते थे। इसका मतलब हॉलवेल ने दूसरे अंग्रेजों से क्या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस घटना को बड़ा चढ़ाकर दिखाया। बंद किए गए होंगे, काल कोठरी की घटना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, काल कोठरी की घटना किसके समय हुई, सिराजुद्दौला के समय हुई। कब हुई, 20-21 जून को हुई। कब हुई भाई, 20-21 जून। ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं इसको। और इसका जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कौन है, हॉलवेल। और इसको जो दुष्प्रचारित करने वाला वो भी कौन है, हॉलवेल। अब क्या होता है, जब आप ऐसे बोलोगे ना, मैंने कहा नहीं, ये एक अस्त्र होता है कि सहानुभूति बटोरो, उसके बाद सबकी सहानुभूति लेकर तब फिर सब एक होकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो हुआ क्या, मद्रास से आ गई अंग्रेजी सेना। क्या हुआ, मद्रास से आ गए, कलकत्ता बंबई से आ गए, किनकी सहायता के लिए, इनकी। अरे भाई, बड़ा बंगाल में तो बड़ा गड़बड़ हो गया। काल कोठरी में बताओ, बच्चों को भी बंद कर दिया, महिलाओं को भी बंद कर दिया। तो मैंने कहा ये घटना झूठी, बंद किए होंगे पर इतने नहीं बंद कर सकते थे जितने लिखे हुए। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे तो ब्लैक होल ट्रेजेडी याद रहेगी, 20-21 जून। कितना, 20-21 जून। कब, 1756। इसके बाद होगा प्लासी। अब क्या होगा, प्लासी, झड़प। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में, देखो मद्रास, अब कौन आ गया, मद्रास, ये कलकत्ता में है। मद्रास से कौन आया, रॉबर्ट क्लाइव। किसको, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। इस सैन्य अभियान में एडमिरल वॉटसन क्लाइव का सहायक था। यानी क्लाइव जैसा सूझबूझ वाला आदमी, चतुर आदमी, और साथ में वॉटसन जैसा खतरनाक आदमी, इनकी सहायता के लिए पहुंच गया कहां, कलकत्ता। समझ में आया। क्लाइव ने पहले बजबज पर, पहले बजबज बोलते थे भाई, कलकत्ता का जो क्या था, बंदरगाह था ना, पहले बजबज बोलते थे उसको। क्या बोलते थे पहले, बजबज पर। फिर 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत नवाब को संधि का प्रस्ताव रखना पड़ा। फिर होती है अलीनगर की संधि। अलीनगर भी बंगाल में कलकत्ता का ही नाम है शायद, चेक करो अलीनगर किसका नाम है। डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। क्लाइव सफल हो गया, नवाब डर गया, लड़का था, जवान था, डर गया बेचारा। क्या करना पड़ा, अलीनगर की संधि करनी पड़ी। 9 फरवरी 1757। देखो कलकत्ता का नाम है अलीनगर। क्या नाम है, कलकत्ता का नाम अलीनगर है, कोलकाता का नाम अलीनगर है, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद है ना। ठीक है। 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराज के मध्य संपन्न अलीनगर की संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को, मुगल बादशाह द्वारा मतलब जो उस समय दिए थे फर्रुख शेर ने सुनहरा फरमान, वो सब क्या कर दिया, सारे व्यापारिक सुविधाएं स्वीकार कर ली। जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया हुआ था वो वापस करते हुए हट जाना भी दिया। अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता में किलेबंदी का भी अधिकार दे दिया। जिस चीज से चिड़ा हुआ था वो सारे अधिकार देने पड़े। तो सिक्के भी ढालो भाई, जान छोड़ो मेरी, सिक्के भी ढालो, किलेबंदी भी करो। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, अपनी टकसाल स्थापित की कलकत्ता में अंग्रेजों ने कब, 1757, 18 अगस्त 1700। टकसाल बोलते हैं मिंट को जहां सिक्के ढाले जाते हैं। क्या होते हैं, बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर कंपनी ने नवाब से कहा कि फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दो, जिसे नवाब को मानना पड़ा भाई। क्या करना पड़ा, यानी नवाब से फ्रांसीसियों को भी भगवा दिया। जहां से थोड़ी बहुत सहायता आ सकती थी वो भी क्या हो गई, बेवकूफ नवाब। बंगाल स्थित
अच्छा, सिराज की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस करके, यही तो करते थे अंग्रेज, कहीं से भी सहायता ना मिले अब क्या, अब करेंगे षड्यंत्र, उसके बाद बेच देंगे। मतलब किनको? वो लालची लोग जो बंगाल के मतलब कौन, बड़े बड़े लोग, और वो बेच देंगे नवाब को, किसके हाथों? अंग्रेजों के हाथों। नवाब सोच रहा मैं प्लासी का युद्ध लड़ रहा हूं, उसको ये पता ही नहीं कि उसके साथ वाले सब खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। झड़प ही तो थी वो एक। सिराज की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बिठाने की बात सोचने लगे, जिससे सिराज के विरोधियों ने भी उसका उनका साथ दिया। अब देखो भैया, सिराज के विरोधियों में कौन कौन है? नंबर एक मीर जाफर, नंबर एक जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था। यार एक चीज है ना, जब आपसी कोई झगड़ा होता है ना, तो आपस में सुलझा सुलझाया जा सकता है उसको। किसी दूसरे आक्रांता के साथ मिल रहे हो आप, माना इन्होंने इनका बुरा किया, तो आप किसी दूसरे देश के आदमी से मिल जाओगे क्या करने के लिए? इनका बुरा करने के लिए, बदला लेने के लिए। इन्होंने यही किया। इसने कहा मुझे तुमने सेनापति के पद से हटाया था ना, मीर जाफर कहता है, अब देखो मैं अंग्रेजों के साथ मिलकर तुम्हें निस्तनाबूद कर दूंगा। किसको? सिराजुद्दौला। चलो जी, मीर जाफर। दूसरा राय दुर्लभ, जो दीवान के पद पर कार्यरत था। नवाब ने कभी क्या किया था कि उसको मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया था। मोहनलाल एक कश्मीरी हिंदू था, उसको इतने ज्यादा अधिकार दे दिए थे नवाब सिराजुद्दौला ने कि वो वजीर जैसा क्या करने लगा था, व्यवहार करने लगा था। अब दीवान जो राय दुर्लभ है, उसको तुमने मोहनलाल का सबॉर्डिनेट बना दिया। बंगाल के जगत सेठ, बंगाल का एक जगत सेठ था, इसका वास्तविक नाम ढूंढना। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा था, जगत सेठ का वास्तविक नाम क्या है? जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया था। क्या किया था? नवाब ने अपमानित किया था। इसलिए जब भी मुंह खोलें कृपया, फतेह चंद, फतेह चंद को ही क्या बोलते हैं? जगत सेठ। ये या तो यूपी पीसीएस में पूछा गया था या उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। फतेह चंद को ही क्या बोलते हैं? जगत सेठ। क्लियर हो गया? तो जब भी मुंह खोलें तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट। किसी का अपमान ना करें, कब कौन बदला ले ले, है ना? ठीक है, लेकिन जहां पर बोलना जरूरी हो वहां पर बोलना भी सीखे। ठीक है, अगला। सिराज के विरुद्ध सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल या मई 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अमीचंद की थी। किसकी? अमीचंद और वाटसन। कासिम बाजार का जो प्रमुख था वाटसन, उसकी, और अमीचंद किसकी भाई? मीर जाफर को सिराज के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। क्या कहोगे? पहले तो संधि की, सब कुछ तो ले लिया यार, टकसाल बनाने की अनुमति ले ली तुमने, वो जो सुनहरे फरमान से जितनी भी रियायतें थी वो सब ले ली तुमने, ठीक है। तुमने फ्रांसीसियों को भी बाहर करवा दिया, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। तुमने कहा अब नवाब को ही हटा देते हैं। क्या करते हैं? नवाब को निपटाते हैं कि, है ना। हट जाना भी ले लिया, जिन फैक्ट्रियों पर सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था वो भी वापस ले ली, पर अब हटाना है कि अब किसको बनाएंगे हम? कठपुतली नवाब बनाएंगे। किसको? मीर जाफर। वही बेवकूफ मीर जाफर। कौन बेवकूफ मीर जाफर? कौन? सेनापति के पद से हटाया था ना, योग्यता पे फिर बनता सेनापति, अंग्रेजों से जाके मिल गया। अब बाद में शोषण होगा इसका, शोषण दोहन सब, है ना। चलो जी, प्लासी का युद्ध हुआ 1757। क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? भारत के निर्णायक युद्धों में इसकी गिनती की जाती है। वर्तमान में प्लासी नादिया जिला, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नादिया, वहां पर गंगा नदी के किनारे है। किसके? गंगा नदी के किनारे है। भागीरथी के किनारे तो नहीं है, चेक करना एक बार, कहीं क्वेश्चन बना, यूपी में बना, कहीं बना। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी किस नदी के तट पर है? देखना, ये गंगा लिख रहे हैं। देखो, हमारी वाली भागीरथी नहीं, गोमुख से निकलती है जो देवप्रयाग तक आती है, वो वाली नहीं बोल रहा हूं मैं। एक भागीरथी वहां पर भी बोलते हैं, भागीरथी लिखा हुआ है। हाँ, तो आंसर क्या था? भागीरथी। अब आपने पढ़ लिया यहाँ गंगा, आप गए पेपर देने, आपसे पूछा प्लासी किस नदी के तट पर था, आपको तो आंसर देना पड़ेगा भागीरथी। अगर भागीरथी ऑप्शन में नहीं होगा तब बोलना है आपने गंगा। क्या बोलना है? तो अरे भाई, हमारी वाली भागीरथी नहीं,
हमारी वाली भागीरथी गोमुख से निकलती है, देवप्रयाग तक आती है, अलकनंदा से मिलती है, गंगा बन जाती है। एक भागीरथी वहां पर, ठीक है, नाम है ये भागीरथी गंगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने 1100 यूरोपीय, 200 सिपाही और बंदूकची क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। दूसरी ओर 4500 सैनिकों वाली नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, देखो ना 3 राजद्रोही है उसकी तरफ से, मीर जाफर, उसके सपने पूरे होने हैं, नवाब बनना उसको। दूसरा यार लतीफ, कौन, यार तलीफ लिखा हुआ, मेरे ख्याल से लतीफ होना चाहिए, यार लतीफ खां, और राय दुर्लभ। और कौन है, राय दुर्लभ। अब डेट जरूर याद कर देना, 23 जून, कौन सी, अब देखो ऐसा होता ना, 20-21 जून को काल कोठरी की घटना हुई थी भैया, क्या हुई थी, 1756 में हुई थी, 20-21 जून को, और ये हुआ 23 जून 1757। एक साल कितने दिन का डिफरेंस, 2 दिन का डिफरेंस। एक साल 2 दिन बाद अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा। क्या लड़ा, प्लासी का युद्ध लड़ा। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति, यहां से क्वेश्चन बना, कौन थे वो 2 लोग जो लास्ट तक लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए, मीर मदान और मोहनलाल का नाम याद रखना, कश्मीरी हिंदू मोहनलाल, है ना। सिराज की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो लिए, तो हार नहीं था। प्लासी के युद्ध के परिणाम में इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं भाई, 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुभारंभ हुआ। आधुनिक युग का, तो जो यदुनाथ सरकार हैं वो प्लासी के युद्ध से आधुनिक युग का शुभारंभ मानते हैं। क्या मानते हैं, भले हमने आधुनिक इतिहास कहां से पढ़ा, लेटर मुगल से पढ़ा, औरंगजेब की मृत्यु से, लेकिन यदुनाथ सरकार मानते हैं कि प्लासी के युद्ध से क्या होता है, आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है। क्लियर हो गया। एक पीढ़ी से भी कम समय या प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। क्या हो गया, धर्मतंत्री शासन क्या था, मुगलों का शासन जो था वो धर्मतंत्री शासन था। क्या था, तो देखो ना, कालकोठरी की घटना के 1 साल 2 दिन बाद क्या हुआ, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 100 साल बाद 1857 का विद्रोह हुआ। क्या हुआ, 1857 का। कुछ अंग्रेजों ने संदेह भी किया कि शायद ये प्लासी की जो 100वीं वर्षगांठ है उस पर कर रहे हैं ये भारतीय लोग, क्या, हाँ, कि 100 साल हो गए इसलिए कर रहे हैं। ये समझ में आया, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है अंग्रेज, कुछ खास नहीं है। चलो जी, एक पीढ़ी से भी कम समय में प्लासी के युद्ध में 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था जिसमें एक और कुटिल नीति निपुण बाघ था, बाज होना चाहिए, बाज, कुटिल नीति निपुण बाज था, और दूसरी तरफ भोला भाला शिकार। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत हुई। यदि इसका नाम युद्ध कहते हैं तो वह प्लासी में कभी हुआ ही नहीं। कौन कहते हैं, डॉक्टर दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि प्लासी युद्ध था ही नहीं भाई, क्या था, षड्यंत्र था। केएम पणिक्कर कहते हैं भाई, कौन केएम पणिक्कर, नाम सुने हो, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, कौन, हृदयनाथ कुंजरू के साथ केएम पणिक्कर। अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष 1853? भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था, फजल अली आयोग, उसमें कौन थे, एक हृदयनाथ कुंजरू, एक वही केएम पणिक्कर। ये इनकी 2-3 सेइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली है, प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। मेंस में जब आप ये लिखते हो ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कृपया याद करें इनसे। क्या करें, और एक और बोलेंगे केएम पणिक्कर, बोलेंगे डाकू राज्य। बंगाल में अब इसके बाद जो लूट शुरू होगी उसको डाकू राज्य की संज्ञा देते हैं, कौन, केएम पणिक्कर, के.एस. पणिक्कर, कहीं पर केएम पणिक्कर। देखो जरा, के.एस. है कि एम है, केएम पणिक्कर एम होना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरा नाम भी निकाल दो।
प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। एम है ना कि एस है? हाँ, हम लोगों ने एम पढ़ा भाई। क्या नाम है? कावलम माधवम माधव पणिक्कर। ठीक है। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में भाई ल्यूक स्क्रॉफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा भैया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश देना है वो याद करें, किसको रेजिडेंट नियुक्त किया गया? आंसर ल्यूक स्क्रॉफ्टन। अब मैं चाहता हूं उत्तराखंड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। अगर पीसीएस लेवल पे आप क्या कर रहे हो, पीसीएस लेवल पे पेपर बना रहे हो तो थोड़ा डेप्थ में जाओ, ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं। फिर मेंस में दिक्कत होती है, बच्चों को लिख ही नहीं पाते हो। ल्यूक स्क्रॉफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्रांत को जी भरकर लूटा गया। 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए घूस दी। कितनी? उस जमाने में आज के 3000 करोड़ रुपए के बराबर होगी, उससे ज्यादा हो सकती है। 3 करोड़ रुपए घूस दी। क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37, 70, 83, 833 पौंड प्राप्त हुए। कितने? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37,70,833 पौंड। आज पौंड 100 रुपए का है मेरे ख्याल से, एक पौंड। इतना किसको मिला? खाली क्लाइव को। तो यार उस देश में जाके जब वो अपने देश में जाएंगे तो पूंजी संचय होगा, तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। पैसा कमा के जाते हैं अलग अलग उपनिवेशों, पैसा ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे? अब पैसे को डबल करना है, तो क्या करना है भाई? तब इंडस्ट्रीज पे लगाया जाता है। अब इस पैसे को डबल करना है, तब रेलवे पे लगाया जाता है। क्या किया जाता है? तब बैंकिंग पे लगाया जाता है वो पैसा, है ना। सोएंगे थोड़े डबल बेड में भर के उसको। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध राजनीति का एक अत्यंत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। क्या कर दिया? प्लासी के युद्ध के परिणामों की बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ पुष्टि हुई। युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब देखो भाई, प्लासी बोलते हैं हम कि भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है, लेकिन वास्तविक निर्णय जो हुआ वो बक्सर में हुआ। कहां पर हुआ? ये तो खाली एक झड़प थी, ये तो पहले से षड्यंत्र हो रखा था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला ने हार नहीं हारना था, मीर जाफर ने धोखा दे नहीं देना था। इसको अंग्रेजों की कोई विजय नहीं, कूटनीतिक मतलब षड्यंत्रकारी विजय बोल सकते हो, कोई सैनिक विजय नहीं बोल सकते। लेकिन बक्सर में उन्होंने अपनी सैनिक श्रेष्ठता क्या की? सिद्ध की। इतना समझ में आ गया। अब बनता है भाई मीर जाफर। इसके बाद कौन बनता है? मीर जाफर। समय बताइए। ठीक है। मीर जाफर जो 1757 से 1760, कितना? 1757 से 1760। 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया। तभी तो मिले क्लाइव को क्या? 37,70,833 पौंड। और 3 करोड़ रुपए की घूस क्यों देगा? मैंने कहा नहीं, अब बंगाल के नवाब एक थैला है जिसमें जब मर्जी हाथ डालो और सोना निकालो और क्या करो, ठीक है। तो भैया क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में, कहां पर भाई? मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन किया। मुर्शिदाबाद याद रखना है आपने। इसी समय से कंपनी ने बंगाल में नृप निर्माता की भूमिका शुरू कर दी। पहले हमने पढ़े थे नृप निर्माता सैयद ब्रदर्स, अब जो नृप निर्माता है यानी किंग मेकर की भूमिका कौन कर रही है? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज कर रहे हैं, ठीक है। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर पुरस्कार के रूप में दी। 24 परगना ऐसे मत सोचना कि 100 गज का प्लॉट होगा, 200 या 500 गज का प्लॉट होगा या 2-4 बीघा होगा। 24 परगना एक अपने आप में पूरा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हजारों एकड़ में जिसे बोलते हैं। वो दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। 24 परगना जी तुम्हारा, क्योंकि आपने मुझे क्या कर दिया? नवाब बना दिया, ठीक है। मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले ढेर सारा पुरस्कार दिया। क्लाइव को उसने 2,34,000 पौंड की व्यक्तिगत भेंट दी। 50 लाख रुपए सेना और नाविकों को पुरस्कार के रूप में। बंगाल के सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने क्या कर दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। जो फ्रांसीसियों को वो भगा दिया,
और जो बची हुई थी बस्तियां वो सब किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। तुम रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कीप द चेन। मीर जाफर एक दुर्बल, दुविधाग्रस्त और राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं से हीन व्यक्ति था, जिसके कारण शीघ्र ही उसके शक्तिशाली हिंदू सहयोगी राजा राम नारायण बिहार और दीवान दुर्लभ राय उसके विरोधी बन गए। यार योग्यता नहीं होगी तो मित्र भी क्या हो जाएंगे आपके? शत्रु बन, मतलब आपको फेंक देंगे, मतलब छोड़ देंगे जिसे बोलते हैं आपके हाल में। आप कुछ बन जाओ तो जो नहीं भी होंगे वो भी आपके साथ क्या जोड़ेंगे? मेरा मित्र है, मेरे जान पहचान के, मेरे रिश्तेदार हैं। और अगर आप गरीब हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई कर लो। तो राम नारायण बिहार और दीवान दुर्लभ राय उसके क्या बन गए? विरोधी बन गए। ठीक है। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। क्या करने पड़े? कर्नल मेल्सन के अनुसार कंपनी के अधिकारियों का यह उद्देश्य था कि जितना हो सके उतना हड़प लो, मीर जाफर को एक सोने के बोरी के रूप में इस्तेमाल करो और जब भी इच्छा हो उसमें हाथ डालो और सोना निकाल लो। क्या कर लो? कालांतर में मीर जाफर के अंग्रेजों से संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि नवाब के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया। साथ ही मीर जाफर ने चिनसुरा स्थित डचों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। चिनसुरा में कौन थे? डच थे। ये डचों से मिला, फ्रांसीसी तो भगा दिए थे अंग्रेजों ने, है ना। चिनसुरा में डचों से मिला, इस पर बोला गया कि षड्यंत्र कर रहा है तू अंग्रेजों के खिलाफ, है, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। क्लियर हो गया? अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। क्या कर दिया? कोई खून नहीं बहा, कुछ नहीं हुआ, कोई गर्दन नहीं कटी। इसने कहा मेरा दामाद मीर कासिम क्या होगा? बनेगा। ठीक है जी। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसको कहते थे? मीर जाफर को, क्योंकि बेवकूफ नंबर 1 था। अब जो मीर कासिम आएगा वो थोड़ा सा क्या करेगा? स्ट्रिक्ट होने का प्रयास करेगा। तो कर्नल क्लाइव का गीदड़ कौन? मीर जाफर। कर्नल क्लाइव का गीदड़ कौन? ये क्वेश्चन कई बार बना है। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत की। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड। क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मीर जाफर ने तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर II से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई और 24 परगना की जागीर 24 परगना की जागीर भी प्रदान की, साथ में उमरा की उपाधि भी दिलवाई। उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर II था। ठीक है। 24 परगना की जागीर को क्लाइव की जागीर के नाम से, ये यूपी पीछे से क्वेश्चन है। क्लाइव की जागीर किसे कहा जाता है? 24 परगना की जागीर। कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? आंसर मीर जाफर। किसको? मीर जाफर को। ठीक है। जब वो नवाब बन गया मीर जाफर, तब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया? आंसर 24 परगना। समझ में आया? क्लाइव के बारे में पढ़ना। अब इसके बाद इसके बारे में तो मेरे ख्याल से क्या थोड़ा क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे, फिर बक्सर का युद्ध पढ़ना है, बंगाल में द्वैत शासन पढ़ना है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, टुकड़ों में पढ़िए इसको। ठीक है। तो बता दूं भाई क्लाइव के बारे में, बता देता हूं, क्योंकि क्लाइव का रोल है किसमें? 1857 के रिवोल्ट में, सॉरी 1757 के, अरे 1757 प्लासी के युद्ध में किसका रोल है? क्लाइव का रोल है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। क्लाइव मद्रास की काउंसिल की सेवा में था। तकनीकी रूप से वह मद्रास का गवर्नर बन गया था। 1758 में उसे बंगाल के गवर्नर का पद प्राप्त हो गया। क्या हो गया? गवर्नर का पद प्राप्त हो गया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था भाई? विलियम हेजेस। कौन था? ये भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि क्लाइव से पहले कोई गवर्नर ही नहीं था। तो बंगाल का जो गवर्नर है पहला वो विलियम हेजेस है। अब यहाँ पर क्लाइव क्या होता? गवर्नर बनता। अब आपकी समझ में आ गया? जो कंफ्यूजन था। ठीक। तो 1758 में से बंगाल के गवर्नर का पद प्राप्त हो गया। कहाँ तो क्लर्क था, कहाँ गवर्नर बन गया। फरवरी 1760 में क्लाइव कुछ महीनों के लिए गवर्नर का दायित्व हॉलवेल को सौंपकर इंग्लैंड वापस चला गया। हॉलवेल ने मीर जाफर को पदमुक्त करने की योजना बनाई। हॉलवेल की योजना को प्रयोग में लाने के लिए बंगाल के अगले गवर्नर
वेंसिटार्ट ने प्रयास किया। किसने किया? वेंसिटार्ट। 1760 को 27 सितंबर 1760 को वेंसिटार्ट और मीर कासिम के बीच एक गुप्त संधि हुई, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपकर मीर कासिम नायब सूबेदार के रूप में बंगाल की वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे और मीर जाफर अपने पद पर बना रहे। क्या रहे? तो भैया ये 3 जो जिले हैं ना, ये फिर यूपी वालों ने पूछे। तो मैंने कहा जो यूपी का पैटर्न है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि पैटर्नल स्टेट है, धीरे धीरे उत्तराखंड उसको क्या कर रहा है? अडॉप्ट कर रहा है। तो वहां से क्वेश्चन जो बने हैं पहले, वो यहां पर भी बन सकते हैं। तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। गुप्त संधि हुई किस किस के बीच में? वेंसिटार्ट और मीर कासिम के बीच में। क्या कहा गया? कहा गया कि भाई वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंप दे, मीर कासिम नायब सूबेदार के रूप में बंगाल की वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे और मीर जाफर अपने पद पर बना रहे। ठीक है। मीर जाफर को संधि के द्वारा दी गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं थी, अतः अंग्रेजी सेना ने मुर्शिदाबाद स्थित जफर के महल पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप नवाब ने पद त्याग दिया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 के नाम से जाना जाता है। किस घटना को? मुर्शिदाबाद स्थित जाफर के महल पर अधिकार कर लिया, नवाब ने अपना पद त्याग दिया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया? अब मीर कासिम के बारे में पढ़ना आपने, 1760 1763। इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।